See, Assalamu alaikum and welcome back to another episode of Satisfying Saturdays. मेरा नाम है इरफान तैयब और आज 15 अगस्त है, लेकिन शो हमारा आज है, तो इसलिए हम तब भी कहना चाहेंगे आप सबको मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप हमारे पास कुछ ऐसी वजूहात हो जिसकी वजह से हम 14 अगस्त मनाएं। और हम न्यू ईयर पे तो रेजोल्यूशन पास करते हैं, लेकिन 14 अगस्त पे भी अगर कर लें कि इस 14 अगस्त हम ये हद करेंगे कि ट्रैफिक की वायोलेशन नहीं करेंगे। छोटी छोटी चीजों से ही मुल्क बनता है और इसी तरह की चीजों को हम कहते हैं माइंड साइंसेस। और इससे रिलेटेड भी हमारा आज टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सोच बदलो जिंदगी बदलो, चेंज योर माइंड और चेंज योर लाइफ। तो इसके सिलसिले में जो हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद है जनाब, अ वेरी डियर फ्रेंड, लवली फ्रेंड, बहुत जबरदस्त इंसान है। मैं इनको फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई नो यू फॉर सम गुड टाइम। तो ऑन दैट जनाब मैं इतना बताता चलूं, ही इज द डीन ऑफ माजू मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, और इसके साथ साथ जो है अपना एक प्राइवेट शो भी करते हैं एक प्राइवेट चैनल पे जिसका नाम है कॉर्पोरेट लाउंज, और उसके साथ साथ कॉलमनिस्ट भी हैं। और सबसे अच्छी बात ये कॉलमनिस्ट जो है वो प्रैक्टिकल इश्यूज और अप्लाइड इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। और उसमें जो है जो खूबसूरत बात मुझे लगती है कि चूंकि अक्सर लोग जो है हमारे अभी भी ये सोचते हैं कि उर्दू में लिखना जरा मायूब समझते हैं, अपने आप को डिग्रेडेड महसूस करते हैं। लेकिन शुजात भाई की बड़ी अच्छी बात ये, मैंने नाम के साथ इसलिए बोला कि उनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो उर्दू में भी अपने कॉलम्स को रिलीज करते हैं। उनका पेज जो है फेसबुक का वो उनके नाम से है। और मैं विदाउट एनी डिले, शुजात भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम इरफान भाई एंड थैंक यू वेरी मच। हमारे तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड बिलेटेड आज़ादी मुबारक। शुजात भाई कैसा चल रहा है कोरोना में? आप माशाल्लाह यूनिवर्सिटी से भी एसोसिएट, सॉरी मैं आपको प्रोफेसर डॉक्टर नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है बोलने में, तो माजरत। तो शुजात भाई कैसा चल रहा है कोरोना में? हाउ इज एवरीथिंग? अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल। और 14 अगस्त को जो अच्छी बात यह है कि कोरोना से गवर्नमेंट ने जो हमारे शहरी थे उनको भी थोड़ा आज़ाद किया। सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ क्राउड ऑन द रोड्स, और यू कैन सी ऑल द जो जितनी भी प्लेसेस होटल रेस्टोरेंट्स सारे दोज आर फिल्ड विद द पीपल। तो आपको तिल धरने की जगह नजर नहीं आएगी, स्पेशली कराची में। तो चले जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान भी कोरोना से आजाद हो और इंशाल्लाह और भी सारी मुश्किलात से आजाद हो। शुजात भाई विदाउट एनी डिले जनाब, हमारे पास कुछ सवालात हैं जो मैंने अपने पास कंपाइल किए हुए हैं, कुछ सवालात हमारे पास लाइव आएंगे, तो एज वी विल ट्राई टू टेक देम ऑल ऑफ देम। तो मैं आपसे पहला जो पूछना चाहूंगा, इस बारे में कुछ समझना चाहूंगा, वो ये जानना चाहूंगा कि ये जो हमारी आज की जो रिसर्च है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है बेसिकली? क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस है? असल में जो आज हम जो प्राइमरली डिस्कस करेंगे माइंड सेट और चेंजिंग द माइंड सेट, इसके पीछे दो रिसर्चेस थी। एक रिसर्च ऐसी थी जिसमें ये देखा गया स्पेशली अमंग द यूथ, द पीपल बिटवीन द एज ऑफ लाइक 20 और 18 टू 38 और 40 तक, के जो सुसाइड रेट्स है वो बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन इज इंक्रीजिंग। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो एडिक्शन जो है वो बढ़ रही है इस पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में। और देन जो एम्प्लॉयर से जब डेटा आया, जो कंपनीज में लोग काम करते हैं, तो एम्प्लॉयर्स का ये कहना था कि इट्स वेरी हार्ड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल एट दिस एज स्पेशली। नॉर्मली ये एक ट्रेंड था, ये कॉन्सेप्ट था कि जो यंग या यूथ होती है उसके माइंडसेट को आसानी से चेंज किया जा सकता है, या एटलीस्ट आप उसको जिस तरह डालें वो डल जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो डेटा आ रहा था वो ये बता रहा है कि वर्ल्ड वाइड and especially in the South Asia, it's hard to change the mindset of the people, and there are a lot of conflicts on the workplace. ना सिर्फ वर्कप्लेस पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, बल्कि घरों में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, जिसकी वजह से घरों में डिवोर्स रेट्स बढ़ गए हैं और जॉब्स पे जो है वो ले ऑफ्स बढ़ गए हैं, या वहाँ पे बहुत ज्यादा टर्नओवर जो है वो बढ़ गया। तो एंड देन अल्टीमेटली आप देखेंगे यू कैन सी अ लॉट ऑफ सुसाइड्स और भी बहुत सारी चीजें। सो नॉर्मली यू कैन फाइंड द डिससैटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग एवरीवेयर, दे आर जस्ट रोमिंग अराउंड। मैं आप सब हर जो जिससे भी पूछेंगे यार क्या मसला है, कैसी जिंदगी गुजरी है, यार कुछ मजा नहीं है, बस क्या करें, बस गुजार रहे हैं। सो दिस इज हाउ एक ये इसका बैकग्राउंड था। इस बैकग्राउंड पे एक जो रिसर्च हुई जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, अगर आप आगे सवाल करेंगे तो बहुत सारी दुनिया में रिसर्चेज हुई, बट देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट दैट काइंड ऑफ रिसर्च वाज एंड हाउ डज दैट रिसर्च फिट इनटू द टुडेज टॉपिक। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो बेसिकली जो अगर मैं लोगों के लिए आसान करना चाहूं तो वो इस तरह का होगा कि जो स्पेशली विद द कोरोना इफेक्ट,
जो हमारे यंग यूथ है जिसको हम काउंट करते हैं 18 to 40 इयर्स। वैसे आपने 40 का तो मुझे खुशी हुई, मैं भी आ गया, चले तो ये जो हमारा तबका है खासतौर पे, इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, यानी कि वो भले पर्सनल लेवल के हो, क्योंकि आपने मुझे बताया सुसाइड है, फैमिली लाइफ है, उसके अलावा आपने प्रोफेशनल लाइफ को बताया जिसमें वर्क एनवायरनमेंट के अंदर जो डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं या टर्नओवर रेट आ रहा है, उसके अलावा आपने मुझे बताया सोशल इफेक्ट, यानी कि जो लोग बाहर निकलते हैं एक दूसरे से किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे बात करो वो कहता है जी बस चल रही है जिंदगी। ओके, तो ये तीनों एलिमेंट इससे अफेक्टेड है और इस रिसर्च के ऊपर हमने बात की। अच्छा चलिए, अगर मैं इसलिए जानना चाहूँ, ये तो आपने मुझे ऑब्जेक्टिव बताया कि जी ठीक है, इसके पीछे सोच ये थी कि जो प्रोसेस क्या था ये आपने बता दिया, हम इससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं। अगर मेरा एक यूजर देखना चाह रहे हैं, वो अगर हम इसको जरा नैरो डाउन करते जाए कि मेरे एक यूजर जो इस वक्त देख रहा है या जो लोग इसको देखते हैं वो इससे क्या सीखते हैं, उनके लिए क्या डायरेक्ट बेनिफिट। जो प्राइम इसका पर्पस था, या जो ये देयर आर नंबर ऑफ रिसर्चेस, तो इस इन रिसर्चेस के पर्पस ये थे कि ये देखेंगे इसके पीछे व्हाट आर द वेरियस कॉजेस, क्यों इंसान इतना डिप्रेस है, क्यों एडिक्शन रेट्स बढ़ रहे हैं, क्यों सुसाइड्स बढ़ रहा है, क्यों टर्नओवर्स बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें। इवन यू कुड फाइंड के वर्ल्ड वाइड एंड स्पेशली जो मेरे पास नंबर्स थे वो साउथ एशिया के थे, जिसमें पाकिस्तान के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडिक्शन का रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। यू कुड सी दैट इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लाइक इन द लास्ट 5 years, जो एडिक्शन के रेट से वो 20 to 30% बढ़ गया। यानी कि इसमें सिगरेट से लेके और मुख्तलिफ तरह के जो ड्रग्स है वो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यूथ है वो यूज कर रही है, एंड इवन ऑन द जॉब द पीपल आर यूजिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग्स। तो इसकी मीन्स के किस तरह से इसकी रूट कॉजेस क्या है नंबर वन, और उनको हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जो मेजर रिसर्च थी, रूट कॉज ये निकली कि शायद हमारे जो माइंड सेट्स हैं दोज आर नॉट ऑन द राइट डायरेक्शंस। और फिर उसके जो प्राइम रिसर्च थी वो ये थी कि क्या माइंडसेट को चेंज करके हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उस हवाले से देयर आर द 4-5 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक एक करके, कि किस तरह से उसमें देयर वाज द लाइव एक्सपेरिमेंट्स व्हिच वर कंडक्टेड बाय द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर क्रम, और उसके अलावा भी कुछ एक डॉक्टर बेनेडिटी है इटली के, उन्होंने भी उसको वो एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड देन दे प्रूव्ड दैट माइंडसेट कैन बी चेंज। तो हम डिस्कस करेंगे कि माइंडसेट चेंज हो सकता है पहले, और फिर डिफरेंट जो माइंडसेट के लोग हैं या माइंड साइंसेस के लोग हैं, दे हैव ऑफर्ड सम सॉल्यूशन टू चेंज दैट माइंडसेट। देयर आर सर्टेन टूल्स, तो वो टूल्स मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किए, दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। वो मैं आपको भी बताऊंगा, हमारे जो देखने वाले उनको बताएंगे कि दे कैन अप्लाई दोस टूल्स इन देयर लाइफ एंड दे कैन चेंज देयर लाइफ। जबरदस्त। आई थिंक मेरा इंटरेस्ट तो यहीं से आ गया, आई एम श्योर सुनने वालों को भी आज आ ही रहा होगा। अच्छा, तो शुजात भाई, इसकी जो आपने मुझे कुछ ब्रांचेस बताई हैं, तो चले हम वहां करते हैं कि इस रिसर्च की ब्रांचेस कौन कौन सी थी और उस पर फिर हमने क्या हाइपोथेसिस क्या निकला उसके एंड में। तो जरा अगर आप मुझे ब्रांचेस से शुरू करना, जैसे आपको लगे बेहतर। एग्जैक्टली, द फर्स्ट रिसर्च वाज इनफैक्ट जो डॉक्टर क्रम, इसका इट्स अ वेरी फेमस, उसके लेक्चर भी है, यू कैन फाइंड ऑन द यूट्यूब। वो ये कहती है कि डॉक्टर बेनेडिटी वाज इन द इटली, और वो ही वाज एंड ही इज अ वेरी फेमस थोरेसिक सर्जन। थोरेसिक सर्जन ये करते हैं कि वो चेस्ट के थ्रू इंसिजन्स करके यहाँ से काट के लंग्स या हार्ट के उनको रिप्लेस करते हैं, उनमें सर्जरीज करते हैं। और ये बहुत ही ना सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है बल्कि बहुत ही तकलीफदेह प्रोसेस होता है, और इसमें फुल एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को। तो उन्होंने कहा कि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि एनेस्थीसिया के बाद जब एक शख्स होश में आता है तो उसको बहुत ज्यादा पेन या उसकी पेन की शिद्दत या दर्द महसूस होता है, तो उसके लिए फिर उसको एक मोर्फिन नाम की एक दवाई है वो दी जाती है। सो द फर्स्ट थिंग विच दे ट्राइड टू डिड वाज के उन्होंने कहा कि क्या हम अगर पेशेंट को ये बताएं कि उसको मोर्फिन दी जा रही है, और दूसरे पेशेंट्स को मोर्फिन दे लेकिन उसको ये ना बताएं कि उसको मोर्फिन दी जा रही है, तो क्या ये कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता। सो व्हाट दे डिड, दे डिवाइडेड द पेशेंट इन 2 parts। कुछ पेशेंट्स को उन्होंने मोर्फिन जो है ना, वो डॉक्टर्स उनके साथ साइड बेड पे खड़े थे, उन डॉक्टर्स ने उनको मोर्फिन दी, एंड देयर वर सम ऑफ द पेशेंट्स, हाफ ऑफ द पेशेंट्स वर गिवन द मोर्फिन थ्रू एन ऑटोमेटेड आईवी पंप। होना ये चाहिए था कि दोनों को एक अमाउंट में मोर्फिन दी गई थी, दोनों के पेन में रिलीफ एक ही जितना होना चाहिए था। बट सरप्राइजिंगली व्हाट हैपेंड दैट द पेशेंट्स व्हिच वर गिवन मोर्फिन and they knew that they were being given the morphine, the reduction in their pain was much significantly higher than the other group। तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या मसला है कि अगर उनको पता है कि मुझे मोर्फिन लग रही है
तो उसके पेन में बहुत ज्यादा रिलीफ उसको आ गया। लेकिन जिसको ये नहीं पता, उसको वो मॉर्फिन लग रही है लेकिन उसके पेन में इतना ज्यादा रिलीफ नहीं आया। तो लोगों ने कहा ये प्लेसिबो इफेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं यार, प्लेसिबो, या तो प्लेसिबो इफेक्ट को ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया गया है, या फिर इट्स समथिंग मोर देन द प्लेसिबो इफेक्ट। देन व्हाट डॉक्टर क्रम डिड, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग। सर उसने जी जी कमेंट आया कि आपकी आवाज शायद क्लियर नहीं जा रही ऑडियंस तक। मुझे अच्छा, तो आप तक आ रही है? हाँ, अभी बेहतर हुई है जब आपने पकड़ा माइक। ओके ग्रेट। शिजाबी, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, जरा ऑडियंस को ये भी बताते चलो, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आएगा। अच्छा, प्लेसिबो इफेक्ट ये होता है कि हम किसी को ये कहते हैं कि, जैसे प्लेसिबो इफेक्ट, मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ। मेरे अब्बा जो है वो रात को नींद की गोली खा के सोते थे, तो ठीक हम है। बड़े तंग थे कि यार ये खामखा में कोई परेशानी नहीं है, ऐसे खामखा में ये नींद की गोली खा के सोते हैं। एक दिन मेरी सिस्टर ने वो गोलियां रिप्लेस करके वो कोई मीठी गोलियां उसकी जगह पे वो रख दी थी, वो सब नॉर्मल जो होम्योपैथी की गोलियां होती हैं। अच्छा, उनको वो गोली दी एंड ही टुक दैट टैबलेट और वो बड़े आराम से सो गए। और सुबह उन्होंने कहा कि ये आपको, उस वक्त उनको बताया कि, उन्होंने कहा यार ये वो गोली तो नहीं है जो मैं नॉर्मल लेता हूँ। तो मेरी सिस्टर ने कहा ये बहुत अच्छी टैबलेट है, ये इससे आपको ज्यादा नींद आएगी। सो ही टुक दैट टैबलेट। सुबह कह रहे हैं यार जबरदस्त गोली भाई, आइंदा तो मैं यही खाऊंगा। ऑल्दो दैट वाज, वो एक शुगर की कैंडी थी, पता नहीं क्या था वो दैट वाज नॉट, वो नींद की गोली नहीं थी एटलीस्ट। अच्छा, तो ओके। प्लेसिबो इफेक्ट ये है कि हमारे माइंड को जिस चीज को परसीव कर लेता है कि अच्छा ये इस तरह की, फॉर एग्जाम्पल आवर माइंड परसीव समथिंग इन अ वे, तो वो उसी तरह से हमारा माइंड पर रिएक्ट कर रहा होता है, या उसी तरह से उसको बिहेव करता है, या उसी तरह से उसको महसूस कर रहा होता है। लेकिन ये जो चीज थी, ये उस प्लेसिबो इफेक्ट से ज्यादा थी। डॉक्टर क्रम कहती है कि प्लेसिबो इफेक्ट तो सिर्फ ये है कि आपने किसी को एक मीठी गोली दी, या उसको कहा कि फेक पिल्स दे के कहा कि आपका आपका इलाज हो रहा है, उसने फील करना शुरू कर दिया। बट प्लेसिबो इफेक्ट इज अ सिस्टम ऑफ माइंड सेट। प्लेसिबो इफेक्ट इज नॉट सो सिंपल कि हम कह रहे हैं कि उनको एक टैबलेट दे दी तो बस ठीक है, काम हो गया। इट मीन्स दैट वी आर चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ अ पर्सन। इट मीन्स दैट वंस वी चेंज द माइंडसेट, वी कैन अल्टर आवर सेल्फ, वी कैन इवन अल्टर द आउटकम। कि एक शख्स ने ये कहा कि ये मैं एक टैबलेट खा रहा हूं तो मुझे इससे नींद आनी चाहिए, तो उसको नींद आ गई। सो देन व्हाट दे डिड, they conducted an experiment at the Harvard University। उन्होंने दो ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि हम जो है वो मिल्क शेक पिलाएंगे, बट अब मिल्क शेक के साथ आपको $50 भी देंगे। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा कि आपको आईवी के थ्रू, हमें थोड़ा सा इतना ब्लड चाहिए आपका। बहुत सारे स्टूडेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आ गए फॉर दैट, इन ऑर्डर टू टेक दैट वाज अ चॉकलेट एंड ऑल द, बहुत सारी उसमें चीजें थी उस मिल्क शेक में। तो उसमें बड़ी बड़ी जबरदस्त उसकी पिक्चर भी दिखाई कि ये हम मिल्क शेक आपको देंगे। वो लोग आते हैं, वो मिल्क शेक जिसमें चॉकलेट भी थी और वनीला भी था और पता नहीं क्या क्या था, वो मिल्क शेक वो पी रहे थे। उसके बाद उनका आईवी के थ्रू उनका थोड़ा सा ब्लड लेते, दे वर बीइंग पेड $50 एंड वो चले जाते। अब उन्होंने इसमें किया क्या कि कुछ लोगों को उन्होंने ऐसा मिल्क शेक दिया, उन्होंने कहा कि ये मिल्क शेक है, दिस इज फुल ऑफ चॉकलेट एंड एवरीथिंग। तो और दूसरे ग्रुप को ये कहा कि दिस इज अ शुगर फ्री मिल्क शेक, इसमें शुगर नहीं है। तो और उनको भी द सेम प्रोसीजर वाज डन, उनका भी ब्लड वगैरह लेके जब टेस्ट किए गए तो पता ये चला कि वो ग्रुप जिसको शुगर फ्री मिल्क शेक दिया गया था, उनकी ब्लड में ग्रेलिन लेवल, जो कि शुगर को चेक करता है, वो कम बढ़ा था एज कंपेयर टू द पीपल जिनको शुगर वाला मिल्क शेक, जिनको ये कहा गया था ये इस मिल्क शेक में शुगर है। हालांकि हकीकत में दोनों को एक ही मिल्क शेक दिया गया था। द बोथ मिल्क शेक, even the amount of sugar was same, everything was perfectly same, but उनको सिर्फ ये कहा गया कि ये इसमें शुगर है, इसमें नहीं है। बट जब उनके माइंड ने थोड़ा सा जो है वो इसको ये समझ लिया कि इसमें शुगर नहीं है, तो आपकी उसके माइंड और बॉडी ने अकॉर्डिंगली बिहेव किया एंड द ग्रेलिन लेवल इंक्रीज मार्जिनली एज कंपेयर टू द पीपल जिन्होंने ज्यादा, जिनको ये कहा गया कि इसमें शुगर है। फिर उन्होंने एक और टेस्ट किया, उन्होंने कहा कि यार दिस इज वेरी अमेजिंग थिंग कि हम माइंडसेट को वाकई अल्टर कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि स्ट्रेस सबसे बड़ा मसला है स्ट्रेस का। लोग ये समझते हैं कि स्ट्रेस जो है ये प्रॉब्लम करता है, लोग ये समझते हैं कि स्ट्रेस जो है उसकी वजह से डिप्रेशन होता है, लोग सुसाइड्स करते हैं। तो अगर मैं स्ट्रेस को पॉजिटिवली पिच करूं तो क्या उसकी आउटकम बदल सकती है, क्या मैं माइंडसेट को चेंज कर सकता हूं? तो देन अगेन दे कॉन्टेक्टेड कपल ऑफ कंपनीज, वहां से उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज लिए, जो वो एम्प्लॉयज थे जो कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में काम करते थे एंड दे वर अंडर स्ट्रेस, दे वर यूज्ड टू वर्क अंडर स्ट्रेस।
अब उसमें एक ग्रुप को ये बताया गया, एक वीडियो दिखाई, बहुत जबरदस्त वीडियो दिखाई गई, उसमें ये कहा गया कि ये स्ट्रेस की, उसमें नुकसान सारे स्ट्रेस के बताए गए कि दुनिया में इतनी डेथ स्ट्रेस की वजह से हुई है, स्ट्रेस की वजह से इतने लोगों की वर्किंग प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, स्ट्रेस में जो भी आप डिसीजंस लेते हैं वो सही नहीं होते, अ लॉट ऑल मोर, जो कि स्ट्रेस के बारे में जितनी भी नेगेटिव चीजें थी वो उनको बताई गई, एंड दे वर परसुएडेड एंड दे वर टोल्ड दैट द स्ट्रेस इज समथिंग नेगेटिव। दूसरा ग्रुप जो था उनको स्ट्रेस के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें बताई गई कि जी स्ट्रेस, if you are under stress, your mental muscles are going to get stronger. If you are under stress, you can do better decision making because the most of the world decisions have been taken under stress. And if you are under stress, a lot of energies, or a lot of other things which can be harmful for your body, that those are released or something. उनको जितनी भी पॉजिटिव चीजें स्ट्रेस के बारे में हो सकती थी, they were told. और इस वर्कशॉप से, इस ट्रेनिंग से पहले उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स और डिफरेंट चीजों को चेक किया गया। 2 हफ्ते के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स और दोनों ग्रुप्स के चेक किए, एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड, आई एम सेइंग, एंड दिस इज ऑल इज ऑन रिकॉर्ड, आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। वो ग्रुप जिसको ये कहा गया कि स्ट्रेस इज अ नेगेटिव थिंग, उनकी प्रोडक्टिविटी बाय 40% डिक्रीज हो गई, हालांकि उनको और जिसको ये कहा गया कि स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव थिंग, उनकी प्रोडक्टिविटी तकरीबन कोई 27-28% उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सो देन they reached on the conclusion that we can alter the mindset, we can change the mindset of the human being, and by changing the mindset we can change the life of a person. तो जब ये सारी बातें हुई तो डिफरेंट माइंडसेट्स के, माइंड साइंसेस के लोग इकट्ठे हुए, and then they told, then different people have come up with the different ideas that what are the certain tools or what are the most important elements through which we can change our mindset. तो जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये 3-4 जो important elements हैं, जिनको अगर हम देखें, we can look into them and we can apply in our own life and we can change our mindset. सबसे पहले, और अच्छा माइंडसेट, जी सवाल है मेरा, दिस इज इंटरेस्टिंग। आप बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं, अगर मैं ऑडियंस के लिए सम अप करता चलूं, कि एक ग्रुप ऐसा था जिसको बताया कि जी स्ट्रेस के बड़े नुकसान हैं, वो काम करते थे, और वो रैंडम लोग थे, मेरे जानने वाला नहीं थे, और ये रिसर्च गालिबन ऑक्सफोर्ड की है या स्टैनफोर्ड की है, करेक्ट? ऐसा ही? जी। ठीक है। अब स्टैनफोर्ड ने कहा कि जी आप वो ग्रुप भेज दें, एक प्राइवेट इंडिपेंडेंट ग्रुप आता है, उनको नहीं पता उन पे क्या रिसर्च होने वाली है, करेक्ट? ठीक है। उसके बाद जनाब एक ग्रुप को ये कहा गया कि स्ट्रेस बहुत बुरा होता है, और एक ग्रुप को कहा गया जी स्ट्रेस बहुत अच्छा होता है। जब वो अपनी जॉब पे इस वर्कशॉप को लेने के बाद वापस गए, तो जिस ग्रुप को ये बताया गया था कि जी स्ट्रेस बहुत नुकसानदेह होता है, तो यानी वो वही काम जो सालों से कर रहे थे, उसी काम में वो बदतर हो गए। यानी कि अगर किसी की परफॉर्मेंस 80% थी, तो वो गिर के शायद 60 हो गई, किसी की 50 हो गई। लेकिन जिस ग्रुप को ये बताया गया कि उसकी स्ट्रेस बहुत अच्छा होता है और स्ट्रेस से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है, तो उस ग्रुप की जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जिसकी अगर 60 थी तो उसकी 80 हो गई है, जिसकी 80 थी 90 हो गई, लेकिन बड़ी है, कम नहीं हुई है, बड़ी है, बिल्कुल एग्जैक्टली। काम मेरा वही है, मेरे मैनेजर वही है, मेरे हालात वही है, मेरा रोज का ट्रांसपोर्टेशन वही है, कराची में धक्के खा के मैंने जाना है, मैनेजर मुझे जहर लगता है, एम्प्लॉयज मेरे जहर लगते हैं, वो सब अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ इस सुनने के बाद ये चेंज आया था, करेक्ट? एग्जैक्टली। दिस इज इंटरेस्टिंग। प्लीज अब मुझे आप जरा आगे लेके चले, इस पे टूल्स के बारे में मतलब आप कुछ बताना चाह रहे हैं? अच्छा, अब मैं आपको टूल, ये वैसे किसी ने कमेंट किया, स्ट्रेस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी, सो इफ यू परसीव स्ट्रेस इन दैट वे, योर प्रोडक्टिविटी विल रियली इंक्रीज। अच्छा, मैं आई थी, मुझसे अक्सर किसी ने पूछा कि जब अमेरिका गए तो कैसा रहा, मैंने कहा यार आई हिट द रॉक बॉटम एंड द ओनली वे आई कैन लुक और गो इज अप। तो शायद वो मैं इतना नीचे आ चुका था कि मुझे कुछ नजर, अपने से नीचे कोई नजर ही नहीं आता था, मैंने कहा अब तो ऊपर ही जाना है। तो आई थिंक व्हाट इज सेइंग एंड यू आर सेइंग इट राइट, कि जिस तरह मैंने उस सिचुएशन को परसीव किया, दैट हेल्प मी टू ओवरकम और हेल्प माय सिचुएशन टू बी इन अ बेटर पोजीशन, करेक्ट? एग्जैक्टली। तो यानी अब्बे ने अगर डांटा है और अब्बे ने अगर ये कहा कि तुम नलायक औलाद हो, तो मैं इस बात को क्या करूं, इसको मैं स्ट्रेस में लूं या नहीं लूं? इसके लिए आप सॉल्यूशन क्या है? नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन? जैसे बेगम है जनाब, मैं बेगम पे बरस पड़ा, मैंने कहा यार तुम्हें मैंने कहा था तुम जो है ना एप्पल की आईडी इंस्टॉल कर लो, बेगम ने एप्पल की आईडी इंस्टॉल नहीं की है, आईपैड पे रिस्ट्रिक्टेड बटन नहीं लगाया, बच्चे हर जगह क्लिक करते हैं, बेगम मेरी हो गई तू मैं, और बेगम मुझे कहती है यार आप तो बेवजह चिल्लाते रहते हैं। आई एम आस्किंग फॉर समथिंग जो कि भाई बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है, ताकि वो उल्टी वीडियोस पे जंप ना करे, लेकिन आप बेगम ने कहते यार तुम तो हर वक्त बकवास करते रहते हो। तो सिचुएशन में क्या ये स्ट्रेस है
इसको डील कैसे करना है। या मैनेजर बिलफर्ज में एक आखिरी सवाल इसी में जोड़ना चाहूंगा, वो प्रोफेशनल लाइफ से। मैं गया जनाब, मेरी मैनेजर आती मेरे पास, उसने कहा यार तू नालायक एम्प्लॉय है, देने का काम नहीं करता है तू। मैंने कहा जी ठीक है ओके, लेकिन आपकी बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे ये कह दिया कि जनाब ठीक है, सारी बातें आपकी ठीक है, कोई बात नहीं, हम कूल है। ठीक है जी, कूल हो गए। बाद ग्रुप एड की मैसेज आता है कि जी आ जाए चलो। मैंने कहा चलो जी, स्ट्रेस मेरे लिए अच्छा है अगर मैं यहां तक की गुफ्तगू लेके चलूं कि जी प्लेसिबो इफेक्ट है, बड़ा जबरदस्त है मेरे लिए, मेरी मैनेजर मुझे डाटा में और अच्छा काम करूंगा, आई विल चेंज हर माइंडसेट। ये मैंने सोचा। वो आगे तो मेरे ग्रुप एड ने मुझे बना लिया, मेरी तो चित्रौल होने वाली है। अच्छा, ये प्लेसिबो इफेक्ट जो है ना, ये बोथ वे काम करता है। ये थेरापेटिक भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे नजदीक, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं यार हमेशा मेरे साथ बुरा ही होता है, और उनके साथ फिर बुरा होता है। वो उनकी गाड़ी ठुक जाएगी, एक्सीडेंट हो गया, वो कहीं और के उसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आप उसको कहते हैं यार ये तो है ही, जो है ना वो बड़ा दुखी आदमी है। वजह क्या है कि वो जब समथिंग, तो जब आप करते हैं तो फिर शायद बहुत दफा, अच्छा अब इसकी वजह क्या है, देयर इज अ वन वेरी टेक्निकल रीजन। once you think that मेरे साथ बुरा हो रहा है, so it means that you are giving signal to your subconscious that आप you cannot do something। अब आपका जो सबकॉन्शियस है वो ऑटोमेटिकली सबमिसिव हो जाता है, और बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं आपका सबकॉन्शियस वो ऑर्डर नहीं देता। बहुत सारी चीजें जो आप अवॉइड कर सकते हैं आपका सबकॉन्शियस पहले से ही जो है वो खुद से उसको वो हार मान लेता है। सो दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजन कि एक शख्स जब ये कह रहा होता है कि मैं हारूंगा, तो वो हार जाता है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस ने पहले से ही जो है ना वो सारी चीजों को उसको तस्लीम कर लिया। बट मूविंग ऑन, शुड वी मूव ऑन? और आपके कुछ सवाल है तो जी जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि माइंडसेट को, ये तो एक ठीक है, दे आर द एक्सपेरिमेंट्स, इसको रियल लाइफ में किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, नंबर वन। नंबर टू, ये कि आपके ये जो डिफरेंट एडिक्शंस, डिप्रेशन, ऑल दीज थिंग्स, इन अपने माइंडसेट को हम चेंज करके किस तरह इसको अवॉइड कर सकते हैं, एटलीस्ट इसको किस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग जिसमें बहुत बड़े बड़े, जिसमें स्टीफन कवे से लेके ये डॉक्टर क्रम की तो इनकी अभी रिसर्च है, लेकिन अगर आप पुराने जो रिसर्चर्स हैं उनको देखें, डॉक्टर स्कॉट पैक जिनकी बुक द रोड लेस ट्रेवल्ड, उसमें भी इसको डिस्कस किया गया है। डॉक्टर इसकी स्टीफन कवे की 7 हैबिट्स 8 हैबिट्स में भी डिस्कस हुआ। मेल्कम ग्लैडवेल, या ये सारे सब लोगों ने इस पॉइंट को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया। और फिर आके ये अभी इसको, ये जब स्ट्रेस की रिसर्च आई तो फिर उन्होंने इन तमाम रिसर्चेस के पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक पॉइंट नाम दिया, वो एप्रीहेंशन का है, कि हमारी एक बड़ी वजह, इसके 5 टोटल एलिमेंट्स हैं जिस तरह हम अपने अगर माइंडसेट को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। एक आपका एप्रीहेंशन है, इंट्रोस्पेक्शन है, एक्सप्रेशन है, और फिर एक्शन है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एप्रीहेंशन के बारे में बताऊं, व्हाट डू वी मीन बाय एप्रीहेंशन, या ये जो बाकी माइंडसेट के लोग हैं वो क्या एप्रीहेंशन को कहते हैं। सो एप्रीहेंशन मींस दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट ट्रूली अंडरस्टैंड द सिचुएशन। हम एक सिचुएशन को पूरी तरह से समझ नहीं पाते उसमें, और उसकी 2 रीजंस हो सकती हैं। एक तो ये है कि हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि वी आर नॉट शोइंग आवर एम्पैथेटिक बिहेवियर। इसमें मैं अगर स्टीफन कवे की एक स्टोरी है, उसने एक जगह पे लिखी है, बहुत दफा ये लोग इसको रिपीट करते हैं, बट इट्स वेरी रेलेवेंट हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि वो स्टीफन कवे एक दफा एक लंच करने किसी होटल में जाता है, किसी रेस्टोरेंट में जाता है, और वो देखता है कि जैसे ही वो रेस्टोरेंट में वो बैठा होता है, तो ही सॉ अ पर्सन इज कमिंग इन द रेस्टोरेंट विद द 2 किड्स ऑफ एज, मे बी उनकी 4 साल या 5 साल की एज होती है, देर लुकिंग लाइक ट्विंस। जैसे ही वो बच्चे दाखिल होते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, तो वो उधम मचा देते हैं। वो कोई टेबल का कपड़ा खींच रहा है, कोई जो है वो कर्टन खींच रहा होता है, जैसे मेरा बेटा भी कभी ऐसे करता है, आई फील अ लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट। ठीक है, लेकिन उसका वो जो बंदा है, वो जो अपने, वो जो उसको कवे कहता है कि उसके बेटे ही वो नजर आ रहे थे, वो बैठा हुआ आराम से, उसको कोई एम्बैरेसमेंट नहीं हो रही, एंड ही लेट द किड्स to destroy everything in the restaurant. He let the kids to allow to disturb every guest, every person, every customer is coming in the restaurant. उन सबको वो कर रहा है। वो कह रहा है कि हद तो ये हुई कि उनमें से एक बच्चा आया, उसने फॉर्क उठाया और मेरे पेट में यूं करने की कोशिश की, एंड I stood up with the anger। मैं गुस्से से भरा हुआ उस शख्स के पास गया और मैंने कहा कि उसको, मैंने कहा कि तुम इंतहाई बदतमीज, स्टूपिड, नॉनसेंस, सेंसलेस शख्स हो। जिस शख्स को ये पता नहीं है कि तुम अपने बेटों के साथ रेस्टोरेंट में आ गए, तुम्हें एटिकेट्स नहीं है कि किस तरह से यहाँ पे बैठा जाता है, किस तरह से चीजें डील की जाती है, तुमने अपने बच्चों को अलाउ कर दिया, वो सब कस्टमर्स का मजाक उड़ा रहे हैं और आप जो है ना वो आराम से यहाँ पे बैठ कर उनको देख रहे हो।
अब कवे कह रहा है कि मैंने जो है ना वो कवे इज बड़ी एक बड़ा फेमस बंदा है, और जाहिर है कि उसने बहुत सारी एडवाइस की, अपनी जिंदगी में भी उसने अप्लाई की होगी। कह रहा है एकदम से वो शख्स उठा, उसने फर्स्ट सबसे पहले अपोलॉजी किया, उसने कहा आई एम वेरी सॉरी कि ये बच्चे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं जो भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे बच्चे हैं, दीज आर माई ट्विन किड्स। लेकिन प्रॉब्लम ये थी जब ये पैदा हुए, सो आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स आई लेफ्ट देयर मॉम, और मैं चला गया था, हमें सेपरेशन हो गई। नाउ लास्ट नाइट एक दो दिन पहले मुझे कॉल आई कि इनकी माँ जो है वो बीमार है, शी हैव बीन डायग्नोज्ड विद स्टेज 4 कैंसर। आई रिटर्न बैक, जब मैं वापस आया तो मैं कल पहुंचा हूँ, अभी मुझे आज सुबह पता चला है कि इनकी जो हॉस्पिटल में उनकी माँ जो है वो उसकी डेथ हो गई है। नाउ आई हैव ब्रॉट हियर टू टेल देम कि उनकी माँ जो है वो मर गई है, बट मेरे पास वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के साथ तो मैं रहा ही हूँ, आई वोंट स्पेंड माई टाइम विद दीज किड्स, तो ठीक मैं कैसे इनको बताऊं। और दूसरा उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि क्योंकि जब किसी की माँ मर जाती है तो इधर से ईस्ट और वेस्ट, द पर्सन, इफ यू डोंट हैव योर मदर, यू आर एट द मर्सी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे तो कवे कहता है कि उसके इन सेंटेंसेस ने मेरा माइंड चेंज कर दिया, एंड नाउ आई एम जस्ट लुकिंग ऑन द सेम किड्स, और मुझे उन पे बड़ा प्यार आ रहा है, बड़ी मुझे उनकी सिंपैथीज आ रही है, दे आर डूइंग द सेम थिंग। ठीक है, फिर उसने होती कहा कि कराची नाउ है। एग्जैक्टली, तो उसने कहा कि अब व्हाई देयर इज समथिंग विद द माइंडसेट। वो वो समथिंग क्या थी, वो समथिंग ये थी कि दैट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द अदर्स पर्सपेक्टिव, यू हैव टू एप्रीहेंड द ट्रू सिचुएशन। जब आप ट्रू सिचुएशन को एप्रीहेंड कर लेते हैं तो बहुत दफा आपका जो रिएक्शंस होते हैं, आपकी जो एडिक्शंस होती हैं, आपके जो डिप्रेशन होते हैं, वो आपको ट्रू सिचुएशन समझने की वजह से वो आपके वहीं पे खत्म हो जाते हैं। सो वंस यू अंडरस्टैंड द ट्रू सिचुएशन, ऑटोमेटिकली ओके ठीक है यार, हाँ, यानी अगर बेगम मैं ये किसी से समझ गुस्सा ले कर रहा हूँ, यानी बेगम एग्जैक्टली। ये समझ ले कि बच्चे की भलाई के लिए पापा कह रहे हैं कि ये आईडी बनाओ और उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाओ। अगर बेगम ये समझ ले तो मामला बेहतर है। इसी तरह शौहर ये समझ ले कि जनाब बेगम इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि एक नहीं तीन बच्चे हैं, तीनों ने मामला बनाया हुआ है। तो दोनों अगर एक दूसरे की सिचुएशन समझ लें तो पहली बात यह कि सिचुएशन की क्लैरिटी आ जाती है। और क्लैरिटी आने की वजह से आपने बताया कि जैसे उस इस इन दिस एग्जाम्पल सिंपैथेटिक हो गया मामला, और वही बच्चे जो है वही हरकतें कर रहे हैं, लेकिन अब वो आपको बुरा नहीं लग रहा है। अच्छा तो यहाँ पे एक सवाल बनता है मेरा मासूम सा, जी ये बिल्कुल। आपने बड़ी जबरदस्त बताई बात। मेरा बच्चा है 5 साल का, 5.5 साल का। जरा मैं भी तो चाकू छुरिया तेज करूं ना। तो जनाब 5 साल का बच्चा या 5.5 साल का बच्चा है, उस बच्चे को मैं कैसे समझाऊं? अगर एप्रीहेंशन मैंने करनी है तो हो गई मेरी जिम्मेदारी, लेकिन एक सामने वाले की भी जिम्मेदारी समझने की। यानी कि मैं अपने बच्चे को कह रहा हूं बेटा मोबाइल देखना सारा वक्त अच्छी बात नहीं है, इट्स बैड फॉर योर आईज, इट्स बैड फॉर योर ब्रेन। अब मैं उसको एडिक्शन जैसा लफ्ज तो नहीं बोल सकता, वो तो मेरे लिए ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ये इस मामले में कैसा होता है जब सामने वाली पार्टी जो है या तो माइनर है या वो समझने से कासिर है। जैसे मैं अगर अपने को जाके बोलूंगा यार आपने ये करना है, अब मुझे पता है मेरे वालिद है, बात तो ठीक है लेकिन मैं उनको कह नहीं सकता, कहूंगा तो मुझे पता आज गुट पक्की है। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एप्रीहेंशन का मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि ये 5 साल का बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल आसानी से नहीं समझेगा। इसके लिए यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। नंबर वन, ठीक आपके वालिद साहब की एज 60+ हो गई है, वो आसानी से नहीं समझेंगे। दिस इज फर्स्ट एप्रीहेंशन इज दैट यू हैव टू टेल योर सबकॉन्शियस दैट ये आसान मामला नहीं है, इट्स अ वेरी टफ मामला। यू हैव टू कम विद द क्रिएटिव आइडियाज, यू हैव टू गिव अ स्ट्रॉन्गर रीजन टू योर फादर इन ऑर्डर टू कन्विंस हिम, बिकॉज उसकी एक 60 साल की जिंदगी वो गुजरी। तो एप्रीहेंशन का ये मतलब है कि आप उस ट्रू सिचुएशन को समझे, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर रिस्पॉन्स इज नॉट अ वन फिट ऑल रिस्पॉन्स। कि आप, अब मेरा अगर बेटा है वो इस तरह वो काम कर रहा है, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे आम जो आर्ग्यूमेंट मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, मेरे आर्ग्यूमेंट से मेरे बेटा नहीं समझने वाला। ठीक है, नंबर वन चैलेंज। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मे बी आई एम नॉट फुली लर्न इन ऑर्डर टू टेल माई किड। हो सकता है कि मुझे सबसे पहले अपनी तरबियत करनी चाहिए। आई एम when it happens a lot of time with me कि मैं I have been teaching for more than 10 years to the university students। मैं उनको पढ़ा के मेरा माइंडसेट उनके मुताबिक हो गया। मैं उनको एक दफा दो दफा कहता हूँ, वो बात मान लेते हैं, लेकिन मैं उसी माइंडसेट को जब मैं अप्लाई करता हूँ अपने बच्चे पे, तो मेरा बच्चा नहीं समझता। ठीक है, फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो जब मुझे प्रॉब्लम होती है, देन आई हैव टू टेल माई सेल्फ दैट आई एम नॉट अप्रीहेंडिंग द सिचुएशन इन द राइट वे। आई हैव टू अप्रीहेंड द सिचुएशन द राइट वे, देन आई हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ये इसमें एक बड़ी किसी ने कमेंट किया था, मैं गालिबन
नीला ने कि शी कमेंटेड अबाउट के दुनिया, स्टीफन कोवे टोल्ड कि दुनिया को हम अपनी बिलीफ से या अपने फ्रेम ऑफ माइंड से जो है वो देख रहे होते हैं. सो Yes. एग्जैक्टली इट्स ट्रू. तो हमें समटाइम जब हम अपने फ्रेम से, शिपा अक्सर जो है, शी नकवी शी आपा अक्सर ये अपनी ट्रेनिंग में, असलान आप लोग खुद, यू योरसेल्फ लॉट ऑफ टाइम यू मेंशन, आई रिमेंबर कि भाई ये फ्रेम चेंज करो, ये फ्रेम चेंज करो. एप्रीहेंशन इज दैट जस्ट चेंजिंग, हैविंग द फ्रेम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. दिस इज व्हाट द एप्रीहेंशन इज. जबरदस्त. तो एप्रीहेंशन जनाब, मुझे उम्मीद है हमारी ऑडियंस को समझ आ गई होगी. मैंने 5 पॉइंट्स लिख दिए हैं. तो एप्रीहेंशन के बाद आपने शायद सेकंड पॉइंट लिखा है इंट्रोस्पेक्शन. इज दैट करेक्ट? इंट्रोस्पेक्शन. अच्छा, इंट्रोस्पेक्शन, बिल्कुल. इंट्रोस्पेक्शन इज, वैसे तो इंट्रोस्पेक्शन इज समथिंग हम हमारी बाय डिफॉल्ट ह्यूमन की एक नेचर है. मैं ये बुक में अभी क्योंकि पढ़ रहा था, मेरे टेबल में पढ़ी है ये द टिपिंग पॉइंट, मैल्कम ग्लैडवेल की. इसने ये लिखा है कि बहुत सारी चीजें इंसान के प्रिमिटिव दौर में जो उसकी नेचर थी वो अभी तक वो गई नहीं है. उसमें से एक चीज ये थी कि इन द प्रिमिटिव डेज हमें अपना आप तो नजर नहीं, बचपन के दिन नहीं, जो हमसे 2-400-2000 साल पहले की बात कर रहे हैं कि 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल पहले. बल्कि वो तो यहाँ तक ये कहता है कि वाई एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब अर्ली इन द अर्लियर डेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, जब इंसान को भाग दौड़ के गोश्त खाना पड़ता था, गोश्त शिकार करना पड़ता था और भागना दौड़ना पड़ता था, तो उस वक्त से हमारे डीएनए के अंदर वो चीज आ गई है कि, और जब तक हम अपने आप को भगाएंगे नहीं, दौड़ाएंगे नहीं, तो वी कैन नॉट बी फिट, क्योंकि हमारे डीएनए में उस वक्त ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के थ्रू हो गया. बट एनीवे, मैं इस पॉइंट की तरफ आ रहा था कि इंट्रोस्पेक्शन मीन्स कि ह्यूमन का पुराना ये उसकी नेचर रही है कि वो जो चीजें सामने आती हैं उनको ऑब्जर्व करता है, उनके बारे में एक माइंड बनाता है. लेकिन उसका अपने बारे में, क्योंकि उसको अपना आप नजर नहीं आ रहा होता, वो अपनी सिचुएशन या अपनी पर्सनालिटी उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता, तो उसके बारे में उसका माइंडसेट जो है वो अच्छे में होता है, या उसको पता नहीं होता कि व्हाट ही और शी इज एक्चुअली. सो इंट्रोस्पेक्शन मीन्स दैट यू हैव टू लुक इनटू योरसेल्फ, यू हैव टू जस्ट आप अपने स्टैंड को देखें. एग्जैक्टली, अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी. तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन. क्या बात है, क्या बात है. तो अच्छा, अब जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, so sometimes apprehension is your understanding, you are inspecting and you are understanding the other situation. Introspection means that I am trying to evaluate myself, what's my position, am I right. और इसमें बड़ी जबरदस्त और डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट ट्रेनर्स ने बहुत सारी बातें की हैं. मुझे एक बड़ी अच्छी जो है वो बात उसमें लगती है, कासिम अली शाह एक मेंशन करता है बात, वो पर्शियन फॉल्ट की, राइट. तो उसने पर्शियन फॉल्ट का, क्योंकि द सेम थिंग मैंने किसी और राइटर का पढ़ा था, उसने उसको रोमन फॉल्ट मेंशन किया था. बट वट एवर द फॉल्ट इज, उसके जो द रियल एसेंस वाज कि हर शख्स के अंदर 1, 2 या 3 चंद एक ऐसी बड़ी बुराइयां, वीकनेस, फ्लॉज होते हैं जो उसके बहुत सारे डिसीजन मेकिंग को, बहुत सारी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग को, बहुत सारे राइट स्टैंसेस को ओवरशैडो कर देते हैं, उसको प्रॉब्लम कर देते हैं. सो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये है, आप जो माइंडसेट के लोग हैं वो ये कहते हैं कि यू हैव टू लुक इनटू दोज मेजर प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जांपल, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो मैं सिचुएशन को समझ रहा हूं, लेकिन मुझे अपने गुस्से की वजह से मैं अपना जो डिसीजन मेकिंग है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा. सो द इंट्रोस्पेक्शन मींस दैट गुस्सा आए और कोई ईमेल पढ़ के अगर गुस्सा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की मिसाल दूं, अगर आपने ईमेल पढ़ी और उस पर सारा ब्लेम, सारा मलबा मुझ पर डाल दिया गया, तो इरफान तैयब ने उसी वक्त रिप्लाई का बटन दबाया, धुआंधार किस्म की ईमेल लिखी और सेंड कर दी, और एक घंटे बाद एहसास होता है आई विश आई वुड हैव नॉट डन दिस. मैं अगर ये रुक कर देता तो मैं फैक्चुअल बातें लिखता रादर देन इमोशनल होता. एम आई गेटिंग इट? एग्जैक्टली, इसमें की बात कर रहे हैं आप, ये चीजें द सेम थिंग. ये बल्कि इन्होंने, अनिला ने लिखा है इस पे, सामने स्क्रीन पे लोगों को भी नजर आ रहा है. इंट्रोस्पेक्शन इज द एग्जामिनेशन ऑफ वन्स ओन कॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग्स. एग्जैक्टली, आप अपनी पोजीशन को वो देख रहे होते हैं. इसमें जो आप, मैं चले इसमें एक और बात साथ में लिख देता हूं जो इसके साथ ही जुड़ी हुई है, कि जब आप एप्रीहेंशन और इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद जो एक्शन लेंगे, दोज एक्शन वुड बी मोर सेंसिबल, रैशनल एक्शन, एंड दैट वुड बी योर रिस्पॉन्स, नॉट योर रिएक्शन. अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना वो रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स में, जैसे आपने बात की कि किसी बंदे ने आपको ईमेल की, आपने ठक से दबा के उसी वक्त जो है ना वो ईमेल जोड़ दी बड़े गुस्से में. बाद में आपको ख्याल आया यार कि, एंड अ लॉट ऑफ टाइम हमने पूरी ईमेल भी नहीं पढ़ी, हमने उसको सिचुएशन को एप्रीहेंड भी नहीं किया पूरा और ईमेल ठोक दी. तो ये है आपका रिएक्शन.
हमने विदाउट थिंकिंग एनीथिंग हमने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, और वो दिस इज योर रिएक्शन। लेकिन जब आप सामने की सिचुएशन को अप्रीहेंड करते हैं, अपने आप को वो करते हैं, देन यू आर रिस्पॉन्डिंग। तो जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमारे माइंड के जो मसल, सॉरी हमारे माइंड के, आप ये समझ, मसल्स, यू कैन से माइंड मसल्स, जो दे आर द टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, अगेन मेंशन्ड इन द रोड लेस ट्रेवल्ड एंड देयर आर कपल ऑफ अदर बुक्स, कि जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारा रैशनल माइंड जो है वो कंपैरेटिवली कम काम कर रहा होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब आप ओवर इमोशनल होते हैं तो आपकी रैशनैलिटी जो है ना वो काम करना छोड़ देती है। इसीलिए कहते हैं ना कि वो इश्क में और मोहब्बत में पता नहीं लोग क्या 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 कर गुजरते हैं। रीजन दैट इश्क और मोहब्बत जो है वो उनके रैशनल माइंड को कंट्रोल कर लेता है। सो दैट्स द, जब रैशनल माइंड को कंट्रोल करेगा सो यू आर गोइंग टू रिएक्ट। बहरहाल हम अब मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, सवाल है, छोटा सा एक सवाल है। आपने जो रिएक्शन और रिस्पॉन्स की बात की, ये बड़ी जबरदस्त बात है। इफ आई एनालाइज माई सेल्फ, अभी आप जैसे कहा, अब अक्सर मेरे जो ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और उनको अब कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, ठीक है ना, मेरे रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरी जॉब है, ये इस तरह के लोग। लेकिन इसमें एक खास ऐसे लोग हैं जो क्लोज सर्कल के ग्रुप होते हैं ना, मेरे वालिद हैं, अम्मी हैं, घर वाले हैं। अब वो कुछ कहते हैं मुझे ना, तो मुझे तकलीफ ये होती है कि जनाब मैं इतना करता हूँ घर वालों के लिए, वो घर वाले कोई ख्याल ही नहीं रखते मेरा, वो मैं नहीं अब सुनूंगा किसी की। आई शुड स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, ये मैंने अपने आप से कहा। अच्छा, अगर मैंने अपने आप से नहीं कहा तो मेरे साथ वालों ने मुझे कहा, ठीक है जी, यू शुड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ का मतलब क्या ये है कि जब मुझे वो कुछ कहे मैं फौरन जवाब दे दूं, या उस वक्त भी मुझे सिचुएशन को अप्रीहेंड करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, एंड देन रिस्पॉन्स, नॉट रिएक्ट। एग्जैक्टली देखिए, हमारे जो अक्लमंद लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मैं अगेन आई एम नाउ कोटिंग द रिसर्च ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वो ये कहते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका सिचुएशन को अप्रीहेंड करने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का और रिस्पॉन्स करने का टाइम जितना कम होगा, आप उतने सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। मैं रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, रिएक्शन तो फौरन देते हैं। सो जितने भी उन्होंने, देन व्हाट दे डिड, दे टुक द डेटा ऑफ ऑल ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और जो दूसरे लोग थे, फिर उन्होंने देखा कि इनकी डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल द सिचुएशन। तो फिर पता ये चला कि उनकी प्रॉब्लम की अप्रीहेंशन और उनका अपने पॉइंट्स की क्लैरिटी, दैट वो कहां पर खड़े हैं, और फिर उनका जो रिस्पॉन्स है, ये तीनों मैच कर रहे होते हैं। द मोर इट मैचेस, द बेटर यू हैव योर डिसीजन मेकिंग इज, चाहे वो आपकी बिजनेस डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो आपके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपकी डिसीजन मेकिंग है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बताऊं कि अगर ये हम 3 नुक्ते समझ लें अपनी लाइफ के, हम सिचुएशन को अप्रीहेंड करना, अपने पॉइंट को इंट्रोस्पेक्ट करना, तो फिर हमारा रिस्पॉन्स, हमारा जो एक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली एक बेहतर रिस्पॉन्स जो है ना हो सकता है। इसमें एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि अनकॉन्शियस जो है वो, व्हाट्स द रोल ऑफ अनकॉन्शियस, क्योंकि अनकॉन्शियस इज ऑब्वियसली ह्यूमन ब्रेन की, जो द पावर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन लाइज इन द सबकॉन्शियस, कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, सब कुछ मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलते हुए पता नहीं क्या 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 कर रहा हूँ, ये आपको, एंड यू आर लिसनिंग, तो हमारे बॉडी मूव कर रही है, एवरीथिंग, दिस इज सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। और ये जितनी भी चीजें हैं, एप्रीहेंशन एंड इंट्रोस्पेक्शन, दिस इज इनफैक्ट टू ट्रेन द सबकॉन्शियस माइंड। जितनी भी बल्कि माइंडसेट की सारी चीजें हैं वो आपके रैशनल या कॉन्शियस माइंड के लिए नहीं है। कॉन्शियस माइंड तो आपको पता है कि अच्छा यार ऐसा नहीं करना चाहिए। कई दफा कॉन्शियस माइंड यूं हाथ बांध रहा होता है, भाई नहीं कर, भाई नहीं कर, भाई नहीं कर। कॉन्शियस माइंड ये कह रहा होता है कि कत्ल करना सही नहीं है, मर्डर करना सही नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है मार दे भाई, देख लेंगे जो भी होगा। तो दिस इज हाउ यू नो, तो वी हैव टू ट्रेन दैट। ये जो सिचुएशन है, दिस इज, जब हम इसको कॉन्स्टेंटली रिपीट करते हैं, तो वी आर इनफैक्ट ट्राइंग टू कंट्रोल अवर अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, और फिर सबकॉन्शियस में हमारी ऑटोमेटिकली जो डिसीजन मेकिंग है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताऊं कि शायद आपने भी दिस 5 सेकंड रूल जो आपने सुना भी होगा बहुत दफा, हमने दिस अ वेरी फेमस ट्रेनर जो कि इसके बारे में वो बात करती हैं कि सब हाउ टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। कि अक्सर ये होता है कि, और मेरे साथ तो अभी आज भी सुबह यही हुआ कि मैंने अलार्म लगाया हुआ था, फॉर एग्जांपल मैंने 4 बजे का, 5 बजे का, अब 5 बजे मैंने अलार्म को स्टॉप करके 5:15 पे रख दिया, फिर 5:30, 6, 7, 8 बजे फिर आपकी वाइफ ने घसीट के उठाया, फिर आप लड़ पड़े, मैं हैंड नहीं किया सिचुएशन को, फॉर एग्जांपल, ठीक है जी।
तो आप अब वो व्हाई इट्स हैपनिंग, बिकॉज अब मेरा रैशनल माइंड मुझे कह रहा है कि उठो भाई उठो, उठ के जाओ, बट मेरा सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है यार सोए रहो। और माइंड को अल्लाह ताला ने ट्रेंड इस तरह से किया है कि उसको इस बॉडी की, फिजिकल बॉडी की हिफाजत करनी है, सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड का मकसद ये, अगर आप 100% सबकॉन्शियस माइंड पे जाएं तो वो कहेगा आप आराम से लेट जाएं, आपने कुछ नहीं करना, खाना आपके मुंह में आएगा और बस आपने यहीं पर लेटे रहना है। दिस इज व्हाट बिलीव मी कि ये इसकी ड्यूटी है ये, ठीक है, क्योंकि अल्लाह, अगर ये ऐसा ना हो तो फिर इंसान का प्रॉब्लम, इंसान कभी ना सो, अगर ये नहीं होगा तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता, ठीक है। वरना मैं कहूंगा कि मैं बैठा हूं हर वक्त मैं काम कर रहा हूं, लेकिन इसीलिए अल्लाह ताला ने सबकॉन्शियस माइंड को इतना पावरफुल रखा है कि एक एक्सट्रीम पे आगे वो कहे नहीं भाई इस बॉडी को भी वो चाहिए। सो दैट्स इट, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड टू, उसका सिर्फ एक ही काम है आपकी बॉडी को जितना रिलैक्स कर सके, रख सके, ये उसकी ड्यूटी है। अब इसने ये करनी है। अ लॉट ऑफ एक्शंस उसके अच्छे होते हैं और अ लॉट ऑफ एक्शंस उसके बुरे भी होते हैं जो आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लेटे हुए सोए हुए हैं, सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि भाई सो जाओ, अगर तुम उठोगे बॉडी को दर्द होगा, ये बॉडी को इसको तकलीफ नहीं पहुंचाना, सो जा मेरे लाल। ये माँ जैसा इसका किरदार है, ठीक है। लेकिन अब इसको आप डिसीव भी कर सकते हैं। डिसीव उस वक्त कर सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड नॉर्मली टेक सम टाइम इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। मतलब सिचुएशन को अगर आपने फोन ग्रिप कर लिया तो फिर यहां पे आपको रिस्पॉन्स और रिएक्शन वाला रिवर्स करना है। once you're fighting with your own subconscious mind, for example मुझे उठना है 7 बजे, तो मुझे जैसे ही मैंने अलार्म बजा तो मुझे नाम भूल गया इनका, मुझे अगर आप याद दिला दें, वेरी फेमस यूएस ट्रेनर जिनने द पावर ऑफ 5 सेकंड्स, उन्होंने बुक भी इस पे लिखी है, 5 सेकंड रूल्स। तो वो ये कहती है कि आपने उठना है तो विद इन 5 सेकंड आप उठ सकते हैं। आप कहें 5 4 3 2 1 कहें कि द रॉकेट इज बीइंग लॉन्च्ड इन द स्काई एंड आप जंप लगा के और आप उठ जाएं। अगर आप 5 सेकंड में उठ गए तो फिर तो ठीक है, वरना आप जो है वो उठ नहीं पाएंगे। सो द सेम इज ट्रू फॉर अस कि आपको सबकॉन्शियस माइंड को उसको कंट्रोल करना होता है। बहरहाल इसको अगर मैं लेके आऊं माइंडसेट के ऊपर, तो पॉइंट ये है कि वी हैव टू ट्रेन आवर सबकॉन्शियस that we have to apprehend the situation and we have to apprehend our situation and then रिस्पॉन्स जाए। रिस्पॉन्स हमेशा ये नहीं होता, कई लोग ये बोलेंगे जी मैंने तो रिस्पॉन्स ही दिया था, पता नहीं मेरे फेवर में क्यों नहीं आया। रिस्पॉन्स देने का मकसद ये नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्स देने का मकसद ये है कि वो एक मैच्योर डिसीजन होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट। तो थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, आपने थर्ड पॉइंट इस पे लिखा गालिबन एक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये एक्शन की बात हो रही थी, एग्जैक्टली एक्शन की हम एग्जैक्टली वो एक्सप्रेशन क्या चीज, एक्सप्रेशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली इन द सोसाइटी, इन द साउथ एशियन सोसाइटी, अमेरिकन शायद समझाएं, मेरे मासूमाना सवाल से समझाएं। सवाल मेरा ये है, मैं जनाब मार्केट में जा रहा हूँ, शलवार कुर्ता मैंने पहना है ईद के दिन, मैं रहता अभी फिलहाल मैं एक फॉरेन कंट्री यूएस में हूँ, डैलस में हूँ, और जनाब मैं निकलता हूँ, जनाब एक इंसान मेरे बारे में या मेरे मुल्क के बारे में, ये 14 अगस्त है, मेरे बच्चों ने कल झंडे पहने, एक इंसान बोलता है गो बैक टू योर कंट्री वेयर यू बिलोंग। एक दूसरा एक इंसान मुझे ये बोलता है कि नो मोर मॉस्क एनीमोर, हाँ हाउ डू यू फील नाउ। ये एक ऐसा कमेंट है जो मेरी दिल आजारी, मेरी जात के लिए नहीं है, लेकिन मेरा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड दोनों मुझे ये बात कहता है कि दुनिया की ऐसी की तैसी हो जाए, मेरे मुल्क के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, आई विल डिफेंड इट टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड। नंबर 1 मैं अपनी सोच बता रहा हूँ ना कि मैंने ये सोचा, और दूसरा ये कि जनाब मेरे रिलीजन के बारे में कोई कुछ बोलेगा ना, ओ नो आई एम नॉट गोना टेक इट, मैं आगे से उसकी मां बहन करूंगा, गालियां दूंगा। ये मेरा जनरल रिस्पॉन्स है। आपकी बात ये लगा अभी तक कि ये सिचुएशन दोबारा होती है, और मैंने उसको ये कहा 5 सेकंड पहले तो सोचा कि जी क्या करना है, जवाब देना है नहीं देना है, अपना टाइम लिया, मैंने अप्रीहेंड किया कि ये एक जाहिल बंदा है, इसके कपड़े देख के लग रहा है ये होमलेस है, पहली बात तो किसी को गाली देता होगा, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बोल रहा है। दूसरा मैंने उसको जब अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन किया तो मैंने गौर किया कि लास्ट टाइम जब मैंने इस तरह की कोई बात की थी इट टर्न्ड आउट टू बी बैड। मुझे रात को खुद नींद नहीं आई कि यार मैंने, अगर कोई इंसान मुझसे बदतमीजी कर रहा है व्हाई डू आई हैव टू डू द सेम। ग्रेट, खामोश होकर चले जाए, अपने दिल पे बोझ पालने की क्या जरूरत है। दूसरा मेरे बच्चे देख रहे थे, क्या मैं अपने बच्चों को ये सिखाना चाहता हूँ कि उनके लोगों के सामने गालियां दूं। तीसरी आपने एक्शन की बात की, तो एक्शन मैंने ये किया कि जी इरफान तैयब वहां से खामोशी से उठ के चला गया, ठीक है ना जी, इग्नोर द कमेंट। अच्छा जी, अब आपने बात की एक्सप्रेशन की, लेकिन सच बताऊं शुजात भाई, कहीं ना कहीं मेरा मुंह तो लंबा होगा, जिसे कहते हैं ना
इस अंग्रेजी में एक मिसाल है, तो मेरा अंदर से मेरा दिल भी खराब होगा, और कहीं ना कहीं मुझे ये डर होगा कि मेरे बच्चे कहीं ये ना समझे कि तुम्हारे मुल्क और तुम्हारे रिलीजन को कोई गाली दे, बदतमीजी करे एंड यू लेट इट गो। ये तो एक कंफ्यूजिंग स्टेट हो गई ना, मेरे लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी। मेरे लिए तो क्लियर है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं अपने बच्चों को लेकर के। ना व्हाट टू डू, अब एक्सप्रेशन क्या जरा बताएं। देखिए, ये कभी भी मेरे ख्याल में गाली देना जो है वो इन एनी ऑफ द सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नॉट, आई थिंक द राइट रिस्पॉन्स और रिएक्शन और एक्शन, व्हाटएवर आप इसको जो भी कहें। तो देखें, ये अब आपको एप्रीहेंड करना है उसकी सिचुएशन को और फिर आपको जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल, एक दफा आप गए, किसी ने आपको कहा कोई बात की, फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको कुछ नहीं कहना चाहिए। आप रादर देन रिएक्टिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, और फिर आपको खुद ये सोचना चाहिए कि मुझे इसको क्या जवाब देना चाहिए। क्या मुझे इसको गाली देनी चाहिए? शुड आई कम अप विद द रीजनिंग? या फिर हमें जो कुरान में लिखा हुआ है कि कालुस सलामा, कि जब भी जाहिल तुम्हारे पास से कोई, किसी जाहिल के पास से तुम गुजरो तो उसको सलाम करके गुजर जाओ, ये करोगे। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक कि इसको क्या रिस्पॉन्ड करना है। अक्लमंद बंदा है तो उसको आप बताएं, उसको आप आर्ग्यूमेंट दें, नहीं यार ऐसा नहीं है, सारे लोग इस तरह नहीं होते। फिर भी अगर वो जाहिल है, जैसे अब मुझे याद है, मैं जब लास्ट टाइम आया था न्यूयॉर्क में, आपसे मिला था, और फिर मैं इतनी, मुझे पता नहीं था, सो आई स्टेड इन द हार्लेम, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो मैं वहां पे जब ठहरा तो मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने, मैं हैरान था कि मुझे जब तुम मिले तो उन्होंने कहा यार क्या कौन सो अ लॉट ऑफ पीपल आई इनकाउंटर्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल के जो इस तरह के थे। तो मैंने कहा यार छोड़ो, ऐसी बकवास कर रहे हैं वो, अब क्या करेंगे उनके साथ जो है ना। सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो द ट्रू एप्रीहेंशन इन फैक्ट रिलीव्स यू इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, जो मेरा ख्याल है। वॉरियर बन जाते हैं ना अक्सर लोग। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, अक्सर लोग पोस्ट लगाते हैं ना कि जी फला चीज हो गई। अच्छा, एक उस पोस्ट में ना हमेशा हमारे यहाँ दो साइड्स होती हैं, एक कहती है बिल्कुल ठीक है, एक कहती है बिल्कुल गलत है। लेकिन हम एक तरफ तो कहते हैं कि अभी 14 अगस्त गुजरा, तो इस बात में, इसी बात को मैं एक्सप्लेन भी करता चलूं कि हम कहते हैं हमारे सोच आजाद होनी चाहिए, है ना जी, हमारे लफ्ज आजाद होने चाहिए। इस पे शो भी हमने खैर किया था। लेकिन हकीकत यह है कि शुजात साहब, मैं अगर कोई चीज लिख दूं ना, और मुझे यकीन करें बाज़ दफा डर लगता है लिखते हुए। और मैंने मस्जिद बंद हुई थी कि जब कोरोना आया था, तो मैंने लिखा कि ये एक बहुत टफ डिसीजन था, और ये हमारे मौलवियों ने हमारी कौम की हिफाजत के लिए और पूरी सोसाइटी की, क्योंकि कौम तो सिर्फ पाकिस्तानी तो यहाँ नहीं रहते, सिर्फ मुसलमान तो नहीं रहते, और भी लोग रहते हैं। तो भैया इन्होंने इसको बंद किया रिलीजियस प्लेस को इसीलिए ताकि लोग जिंदगी गुजार सके और जिंदा रहे। ये मैंने एक पोस्ट लगाई, और जनाब उसके बाद तो मेरी जो छित्रौल हुई है कि जनाब कई लोग बड़े नाराज हुए। लेकिन हकीकतन इस बात का दुख है मुझे आज भी कि मैं नमाज पढ़ने नहीं जा पा रहा। इवन टिल नाउ हमारे मस्जिद नहीं खुल पाई है। कल ही जो मैं गुजरा है वो साइड। लेकिन शायद साहब, मैं इसको जब लिखता हूं ना, तो मुझे डर लगता है। हम अगले की सोच के साथ जिंदा नहीं रहना चाहते। हमें लगता है कि जब मैंने एक्सप्रेस करना जरूरी है, आई हैव टू कन्विंस यू, वरना यू नो आप हैं मेरी सोच में तो आप मेरे साथ हैं, अगर आप इस सोच में मेरे साथ नहीं है तो आप मेरे दुश्मन है। बाकी सारी आपने जो मेरे साथ काम किए, सारी नेकियां की, सारी चीजें की, वो बेकार गई है। So this is why we are discussing. मैं यही तो कह रहा हूं कि ज्यादातर लोग इसको एप्रीहेंड ही नहीं कर पाते। आपने किस सिचुएशन में ये क्यों लिखा, आपकी सिचुएशन को एप्रीहेंड नहीं कर पा रहे, वो अपने उसके फ्रेम ऑफ माइंड से उसको अपने मुताबिक उसको देख रहे हैं। बट एक्सप्रेशन का इससे थोड़ा सा वाइड स्पेक्ट्रम है। एक्सप्रेशन मीन्स टू राइटली एक्सप्रेस योर इमोशंस। अच्छा, ये पता है क्या प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, स्पेशली साउथ एशियन के साथ। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ भी है इमोशनल, क्योंकि ये टीवी नहीं है तो मैं इस पर लिबर्टी ले सकता, इमोशनल कॉन्स्टिपेशन। हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। मेरे अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे आज तक जिंदगी में नहीं कहा कि आई लव यू माई सन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी माँ को कभी भी, माँ को तो चले कह लेता है, माँ जो है उनके साथ वो होता है, लेकिन फादर्स, मैं अपने भाई को कभी भी नहीं कहा कि ईद पे भी हम यूं करके बस मिल रहे होते। मैंने उसको, या फॉर एग्जाम्पल उसने या मेरे भाइयों ने कभी भी इस तरह शायद ना कहा हो, या मैंने उनको कभी ना कहा हो यार आई लव यू माई ब्रदर। ठीक है, हालांकि मैं जनरली अपने भाइयों को जो है बहुत ज्यादा चाहता हूँ, या अपने बहनों को, वट एवर जो भी है। तो हम इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, अच्छे इमोशंस भी और बुरे भी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर एक चीज बुरी लग रही है तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि मैं उसको गुस्से से और मार के और किसी की बेइज्जती करके एक्सप्रेस करूं। मैं अगर अपना, आई कैन एक्सप्रेस माई एंगर बट इन अ डिसेंट वे, कि मैं यार एक्सक्यूज मी, ये आपकी चीज मुझे बेहतर अच्छी नहीं लग रही है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे इस तरह करके। हमारे यहाँ जो नॉर्मली जो प्रॉब्लम आती है, जो फिर हम वी लीड टुवर्ड द डिप्रेशन और लॉट ऑफ अदर थिंग्स, वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर इमोशन। मुझे एक शख्स मेरी इंसल्ट कर रहा है, एक शख्स बैठा, उसकी बात मुझे अच्छी नहीं लग रही,
तो मैं एक डिसेंट तरीके से उसको कह सकता हूँ कि भाई मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लग रही है, तुम जो कह रहे हो मुझे ये पसंद नहीं है, तुम मुझे बोर कर रहे हो, ठीक है। तो जब हम इमोशंस को एक्सप्रेस करना एक बेहतर तरीके से सीख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं इन अ डिसेंट वे, तो हमारे बहुत सारी टेंशन परेशानियां वो खत्म हो जाती हैं। एक शख्स पे आपको वो गुस्सा था, बाद में उसमें आपको बॉदर नहीं करता है। ठीक है, आपके माइंड वो बॉगलिंग नहीं करेगी, वरना आपके वो सोचते रहेंगे बैठ के, और वो क्या है हाँ, कि चाय का पानी यार भी अगर मैंने एक सवाल कर लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, भाई कर ले सवाल, इसी तरह की बात कर रहे हैं, करेक्ट। हाँ, एग्जैक्टली। सो वी हैव टू एक्सप्रेस, अनटिल अनलेस वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर इमोशंस ऑफ लव और हेटेडनेस, हम बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में रह जाएंगी, फिर हम सोचेंगे, वो सोच बॉगल अप होगी हमारे माइंड में, वो डिप्रेशन क्रिएट करेगी, वो एंग्जाइटी क्रिएट करती है, एंड अगेन देन इट लीड्स टुवर्ड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। इरफान भाई, मैं आपको बताऊं कि देयर इज अ वेरी प्रोमिनेंट रिसर्च जो ये कहती है कि लव सिकनेस की वजह से तकरीबन जो है वो कुछ 17 to 22% ऑफ जो ऑन जॉब वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, जो नॉलेज वर्कर्स या जो दूसरे उनकी कम होती है। इसका मतलब ये somebody fell in the love with somebody, और वो जो लव सिकनेस है वो उसका नुकसान उसकी कंपनी को बियर करना पड़ रहा है। so, वो so you are not expressive or what? तो अब देखें, अगर if you are in love with somebody, so express it। क्या होगा भाई, आपको नतीजा तो आप एक साल तक वो कर रहे हैं वो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हमारे यहाँ कि वो किसी की, उसकी ऐश्वर्या की या किसी की शादी हो गई और ये यहाँ पे सुसाइड कर रहा है। लव शुड बी एक ऐसी स्टेज हो जो राइट। हाँ जी। तो ये वैसे प्यार बहुत बड़ी सही की जनाब मैंने अपने भाई को कभी नहीं कहा, बहन को किस तरह के एक्सप्रेस करता हूं मैं, आई थिंक ये वाली बातें बड़ी जरूरी है। इवन विद रिलेशनशिप्स, मैंने अक्सर जब बात करता हूं बहुत सारी फैमिलीज से जिसमें पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, या पार्टनर से मेरी मुराद है कि जनाब कोई भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकता है, वालदैन हो सकते हैं, यानी अप डाउन और डाउन बॉटम और सेम लेवल पे भी हो सकता है रिश्ता, लेकिन उसमें हम एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे मेरी मैनेजर है, अगर मैं मिसाल देता चलूं, हम ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरी हमेशा तारीफ करे, लेकिन मैंने कितनी बार उसको अप्रिशिएट किया कि यू सपोर्टेड मी एट द टाइम व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट। मेरा बच्चा भी माना था, आपने मुझे पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी दी है जनाब, यू नो आई एम स्टिल थैंकफुल फॉर दिस, आपने बड़ा जबरदस्त किया। तो ये जो एक्सप्रेशन है, यानी लाजमी नहीं एक्सप्रेशन हर दफा बुरी बात ही हो, अच्छी बात एक्सप्रेस करने से बहुत सारी बुरी बातें सप्रेस भी हो जाती हैं। एम आई गेटिंग इट करेक्ट? ये बात सही समझ? बिल्कुल। इसमें एक और चीज, क्योंकि मैं और आप, हम भी शादीशुदा भी हैं, बीइंग अ मेल, जो सबसे ज्यादा जिस तमाम रिश्तों के साथ जिसको बहुत ही डिस्काउंट किया जाता है वो है बीवी का रिश्ता, वाइफ को। हम लोग जो है ना वो दुनिया के सारे मजाक, दुनिया की सारी चीजें जो है ना वो बीवी पे बना लेते हैं, हालांकि हमारे पीछे बीवी देख लेंगे। मैं ट्रूली, आई एम ट्रूली स्पीकिंग, आप हमारे पीछे जो अब यहाँ पे बैठ के अब चीजें, आई एम जस्ट सिटिंग नाउ इन माय ऑफिस इन यूनिवर्सिटी, सो ही इज रनिंग द शो एट माय होम, ऑब्वियसली माय वाइफ, या आप यहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से, हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। सो इसके पीछे एक शख्सियत है जो हमें इस स्टेज पे लाने वाली है। सो इवन वी हैव टू एक्सप्रेस जेन्युइनली। मेरे दोस्त है, कहते हैं आज मैंने ऐसी जो है ना वो बीवी को आई लव यू कह दिया, बड़ी खुश हो गई। मैं उसे कहता हूँ कि शर्म करो, तुम ये देखोगे तुम्हारी इस आर्टिफिशियल कहने पे कितनी खुश हुई है, कि तुम जेन्युइनली कहोगे तो कितनी खुश होगी। सो दिस इज हाउ, यू नो, कि हमें हमारी जिंदगी में आने वाले जो लोग हैं, समटाइम ये भी होता है कि हम वी कैन take them out of depression by expressing our emotions, our right emotions। अगर मैं अपने अब्बा को ये कहता हूँ, my father is for example near 70 or 70 plus and he's sitting at home, वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, अगर मैं जाके उनको कहता हूँ डैड और फादर आई लव यू, और मुझे जो है वो आई एक्सप्रेस द पॉजिटिव इमोशंस विद हिम, तो वो बड़ा खुश हो जाएंगे मेरी वो 2 4 5 बातों से। सो आई एम पुलिंग हिम आउट ऑफ द डिप्रेशन। सो इट्स नॉट दैट एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ, sometimes you're doing these all things in order to get, so society में एक विन विन सिचुएशन होती है। अगर मैं एक चीज कर रहा हूँ तो वो दूसरे का माइंडसेट चेंज कर रही है, उसको आउट ऑफ उस जो एक डिप्रेशन कहिए उसमें वो लेके आ रही होती है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक तो अब हमें समझ आ गया। पहला था एप्रिसिएशन, क्या था मैं भूल गया यार, एक तो मुश्किल आपने लफ्ज बोले यार, शुजात भी आसान लिखा करें यार, नहीं समझ आता। एप्रीहेंशन जनाब, इंट्रोस्पेक्शन, एक्शन, और फिर आपने एक्सप्रेशन की बात की। तो ये 4 एलिमेंट जो जिंदगी में हमारी सोच को बहुत लास्ट है जो कि इसको सीमेंट करता है, वो है कंसिस्टेंसी। सो द मोर कंसिस्टेंटली यू डू इट, the better your mindset would be, the better you would be able to change your mindset। जितना आप इसको करते जाएंगे, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप उसको वो और जो है वो बेहतर तरीके से वो करते जाएंगे। इसमें लेकिन एक और चीज जो कि ऐड की है बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग द जिग जिगलर, दैट्स द ग्रैटिट्यूड।
दैट्स द ग्रेटिट्यूड जिसको हम शुक्र कहते हैं। लिखा हुआ मेरे पास। हाँ, ठीक है। तो अगर आप इफ यू हैव द स्टोरी ऑफ द ग्रेटिट्यूड, आपका वो आई थिंक यू वुड हैव, आपने वो अगर वो स्टोरी है वो जो एक औरत वाली और वो जो आती है जिग जिगलर की, अगर वो नहीं है तो आई कैन जस्ट नरेट दैट स्टोरी। वो जिग अबाउट द ग्रेटिट्यूड, मैंने इनफैक्ट अपने किसी टीवी शो में भी ये इस बात का जिक्र किया था, एंड दैट वीडियो वाज शेयर्ड इन अ लॉट ऑफ फेसबुक पेजेस। तो उसमें वो जिग जिगलर ग्रेटिट्यूड के बारे में ये कहता है कि एक कहीं पे किसी कॉन्फ्रेंस में वो गया तो उसको एक खातून ने ये कहा कि मिस्टर जिगलर, आई वांट टू हैव अ फ्यू वर्ड्स विद यू बिकॉज आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो उसने कहा कि ठीक है, आ जाओ, आप बात कर लो। लेकिन उसने कहा अगर बात करनी है तो प्रॉब्लम बतानी है तो उसके सोल्यूशन के लिए आना मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम ही बता के मजा लेते हैं, सोल्यूशन उनको नहीं चाहिए होता। तो बहरहाल वो औरत उसके पास आ जाती है, वो कहती है कि आई हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज एवरीबडी अराउंड इन माय ऑफिस इज बैड, the people are just disturbing me, my colleagues are bad, my workplace is bad, everything is bad and I'm going to leave my job. So अब वो जिग जिगलर ये कहता है कि सारी चीजें बैड हैं, फिर एकदम वो कहता है ओके, just count a few things, maybe 10 things which you like about your job. तो वो कहती है it's very simple, I don't like anything about my job. तो कहता है अच्छा, तुम अपनी जॉब you don't like to get salary, you don't like to draw the salary from your job. नहीं नहीं, सैलरी तो मैं लेना पसंद करती हूँ। कह रहा है ओके, टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट दिस। फिर वो उसको कहता है कि डोंट यू लाइक टू टेक द मेडिकल बेनिफिट्स अबाउट, उसने कहा मैं ये भी करते करते कह रहा है मैंने उसको कोई 22 या 25 इस तरह की एक लिस्ट बना के दे दी जो कि उसको अपनी जॉब के बारे में पसंद थी। जिगलर कहता है देन मैंने उसे कहा कि तुमने ये 25 जो चीजें हैं, तुमने क्या करना है, रात को सोने से पहले शीशे के सामने खड़े होकर कहना है आई लाइक माई जॉब बिकॉज आई एम गेटिंग सैलरी, आई लाइक माई जॉब बिकॉज आई गेट दिस। वो जितनी 25 चीजें वो तुमने रात को भी पढ़नी है, शीशे के सामने खड़े होकर सुबह जब तुमने ऑफिस में आना है तो अगेन यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग। ठीक है। तो कहता है कि एक हफ्ते के बाद आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द लेडी, व्हाट शी सेइंग, मिस्टर जिगलर यू हैव डन अ मैजिक, एवरीबॉडी अराउंड मी हैज चेंज्ड। तो उसने कहा, उसकी जवाब बड़ा जबरदस्त है, उसने कहा नोबडी चेंज, इनफैक्ट हर माइंड वाज चेंज्ड। उसने जब वो ये कह रही थी कि आई लाइक माई जॉब बिकॉज दिस वो जो भी सारी चीजें थी, सो हर सबकॉन्शियस वर्ड इनफैक्ट वाज गोइंग टू हैव अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो शुक्र का जज्बा था ये उसके माइंड में वो आ रहा था, एंड दैट द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड इज अकॉर्डिंग टू द जिगलर दैट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमोशन ऑफ ह्यूमन माइंड ऑफ द ह्यूमन, कि जो आपके जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आपकी यू आर गेटिंग योर मेंटल मसल्स रिलैक्स, यू आर गेटिंग योर सबकॉन्शियस रिलैक्स। तो कह रहा था कि जब आप वो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड उसमें आया तो ऑटोमेटिकली वो चीजें जो उसमें वो चेंज होना शुरू हो गई। सो विद दीज 5 थिंग्स इफ वी हैव दिस ग्रेटिट्यूड, सो किसी हद तक कंसिडरेबली वी कैन चेंज आवर लाइफ। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, जो हम बट यहाँ पे जो आपने ये लास्ट वाला पॉइंट बताया हमें कंसिस्टेंसी का, जिस पे आप ग्रेटिट्यूड को भी ऐड कर रहे हैं लोगों को आंसर करने के लिए, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन कंसिस्टेंसी और इन सारी चीजों पे मेरा अब एक सवाल है आपसे शुजात भाई, मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, बड़ा मजा आया, मैंने कहा जी मैं ये सारी चीजें करता हूँ, लेकिन अक्सर और बेशतर लोग जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं, जो उनकी अपनी फीलिंग होती है वो ये होती है कि यार मैं ही क्यों करूं, आई इट इज ऑलवेज मी, और मैं ही क्यों अच्छा भाई बनूं, मैं ही क्यों सबर करने वाला एम्प्लॉय बनूं, मैं ही क्यों सबर करने वाला सोशल पर्सन बनूं, यार मुझे कोई कट मार के गया मैं जाऊंगा उसके पीछे, मैं भी उसे कट मारूंगा। The thing is that we have to first of all I am concerned with myself, मुझे अपने माइंडसेट को, मुझे I have to have a happy life, मुझे जो है वो अपने आप को सबसे पहले अपनी जिंदगी को सीधा करना है। आई एम नॉट सेइंग कि इसको आप ये सारी चीजों को अडॉप्ट करके वतन की खिदमत कर रहे हैं भाई, ये इफ वी अडॉप्ट दिस थिंग्स वी आर डूइंग खिदमत टू आवरसेल्फ, इफ वी आर एप्रीहेंडिंग द ट्रू सिचुएशन, इफ वी आर इंट्रोस्पेक्टिंग, इफ वी आर रिस्पॉन्डिंग, अगर हम जो है इफ वी आर एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस, तो हम अपनी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। आई एम नॉट मेकिंग इजी द लाइफ, ऑफ कोर्स कहीं पे बन रही होगी दूसरे की जिंदगी, लेकिन द फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रायोरिटी इज आवरसेल्फ। सो वंस यू आर ईजिंग योर लाइफ, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा शख्स है उसकी जिंदगी भी जो है ना वो चेंज होती चली जाएगी। सो दिस इज हाउ कि आप पहले इसको अपने आप पे अप्लाई करेंगे और फिर वो चीजें दूसरों पे जाएंगी। कमेंट आया वो कह रही जनाब, आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री,
दिस कुड हैव बीन शॉर्टर, आई लाइक द पॉइंट्स। अच्छा, पहले डिसएग्री भी कर रही है, लेकिन समझ नहीं आया मुझे किस पॉइंट से कर रही है आशी। अगर she is saying that the session could have been shorter. अच्छा चलें जी, कोई मसला नहीं। लेकिन आशिम, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर आप भूल जाएंगे ना तो कोई टेंशन नहीं है, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उस पर सब्सक्राइब कर लें और रिप्ले करके देख लीजिएगा। और अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो मैंने शुजात मुबारक साहब का जो फेसबुक पेज है उसका लिंक भी शेयर कर दिया है, उस पर इनके आर्टिकल्स, कॉलम्स और वीडियो जो उनकी आती है वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, तो रिप्ले भी कर सकती हैं। सो देयर इज एन ऑप्शन। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और जो सवाल मेरे पास था शुजात साहब, वो ये था कि आपने बताया कि जी जब हम दिमाग को इस तरह ट्यून करते हैं इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। चलें जी, मैंने मान लिया कि मैंने अपने आप को ट्यून कर लिया है ना जी। अब मुझे एक इंसान दे देता है जहर, है जी, समथिंग पॉइजनस इन माय बॉडी, और मुझे बताया कि नहीं जी ये पॉइजनस नहीं है ना जी, तो क्या कोई फायदा होगा इससे? पूछना जा रहा हूँ, चवल सवाल है, मुझे पता चवल सवाल है यार, इंसान देखिए ऑब्वियसली आपको कोई मैं देखें, this again this depends upon power of your mind. It has happened, believe me that it has happened that somebody was given the poison और उसके माइंड ने उसको ये कहा कि ये पॉइजन नहीं है। और मैं बल्कि I share a story with you, I share a real experiment with you कि this is experiment again was conducted in US। मुझे exactly anecdote से इसका मुझे बुक का पता नहीं है, मैं रेफर नहीं कर सकता हूँ, मैं कहीं से देख के बता दूंगा, लेकिन ये बड़ा वाइडली ये स्टोरी बताई गई थी कि देवर दो प्रिजनर्स को लेके उनको एक सामने एक को बहुत बड़ा कोबरा सांप दिखाया गया और कहा गया कि आपको ये हम सांप जो है ना ये आपको इसके थ्रू आपको वी आर गोइंग टू किल यू। और क्या किया कि वो उसको सांप दिखाने के बाद सांप को तो साइड पे कर दिया, उसके 2 पिन ऐसे उसके चुभो दी, एंड बिलीव मी दैट पर्सन डाइड, दिस इज रिटन, दैट पर्सन डाइड। फिर जब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उसका पोस्टमार्टम किया, पता ये चला कि उसके माइंड ने एंटीवेलम या कुछ इस तरह की चीजें रिलीज की थी इन ऑर्डर टू कैटर दैट माइंड। उसको ये बताएगा क्योंकि तुम्हें जहर दिया जा रहा है, तो उसके माइंड ने डिफरेंट केमिकल्स को मिक्स करके उसके बॉडी में ऐसे एंटी वेनम कोई चीज छोड़ी ताकि उस जहर को कैटर कर सके, लेकिन ओरिजिनली देयर वाज नो पॉइजन इन द बॉडी, तो वो अपनी जहर से मर गया। So the power, there is a power of the mind. अगर आप mind is a very very powerful thing. जो मेरा ख्याल ये है कि human brain, especially the subconscious, is one of the most powerful thing. The power of subconscious जो book है आप उसको पढ़ें तो आप obviously I think you would have read that book. That's a wonderful. उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि हमारा किस तरह subconscious काम करता है। Who move my cheese again you can read, और इसमें भी subconscious के बारे में काफी सारी चीजें जो है वो बताई गई। एक सेकेंड, मैं ना लिखता भी जा रहा हूँ मैसेजेस ताकि लोग जो हमारे साथ साथ अगर रीड करना चाहते हैं साथ में। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है शुजात साहब, अगर आप लेना चाहें तो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। फ्रॉम माय साइड इट्स, मैंने जो वो एक नुस्खा आप समझे जो व्हाटएवर आई जस्ट, अगर मैं आपसे कहूँ तो चले जी, व्हाट इज, ये एक सवाल था मेरे ख्याल से, इसका जवाब हो चुका है या अदर वे, ये दो बोथ वे काम करता है, प्लेसिबो वो ये बता चुके हैं आप। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास था, देखते जाए सवाल हमारे पास सब चेंज होने शुरू। सबकॉन्शियस वुड की, देयर इज अ क्वेश्चन दैट कैन सबकॉन्शियस बी स्ट्रॉन्गर देन द कॉन्शियस माइंड? सो ऑब्वियसली सबकॉन्शियस इज वेरी वेरी स्ट्रांग। इनफैक्ट जो माइंडसेट पे काम करते हैं लोग, वो कहते हैं कि सबकॉन्शियस कैन बी मच स्ट्रॉन्गर देन योर कॉन्शियस। ओके, ग्रेट है डन है। फिर आपने इसको खैर काफी अच्छे तरह से एक्सप्लेन भी किया था, बताया था कि जनाब उसका जो रिस्पांस टाइम है और उसका काम क्या आपको रिलैक्स करना, मेरे ख्याल से वो जवाब काफी डिटेल था। अब ये फराज मुबारक शायद कुछ सवाल पूछ रहे हैं। So he's saying that can apprehension be dealt with or can be used in order to deal with the people of the diverse culture? So obviously yes, this is I think more important once you're dealing with the people from the diverse cultures. If you're in the Europe or US, so obviously once you're interacting with the people from the various cultures, you have to understand his and her point of view, no, because our frame of mind is different. So obviously there's a more need of apprehending the situation. यानी कि ज्यादातर कोशिश हमारी जो होती है वो ये होती है, तुम मेरी बात समझो, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप अगले की बात पहले समझे। एग्जैक्टली, पाने के लिए पहले इज्जत देनी पड़ती है, समझाने के लिए पहले समझना पड़ता है। सिंपल हो जाएगा ऐसे ही। ट्रू एग्जैक्टली। एक सवाल और आया है स्क्रीन पे, how does mind works in autoimmune disease? How immune system can work against the healthy cells? देखिए ये how immune system works against the healthy cells,
इसका तो बहुत लंबा चौड़ा जवाब ये हो सकता है, बट आई एम नॉट, हो सकता है कि मेरे वो जवाब जो मेडिकल की रिसर्च को मिसलीड करे, लेकिन हाउ डज माइंड वर्क्स फॉर द ऑटोइम्यून डिजीज, इसमें इट्स वेरी यू नो दैट बहुत सारे इसमें मेडिकल साइंस ने एविडेंसेस दिए हैं। एक जर्नल है, दिस रिसर्च जर्नल, अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, उसके अंदर एक सीरीज, एक स्पेशल इशू आया है जिसके अंदर उसने डिफरेंट हमारी बॉडीज के अंदर होने वाली बीमारियां, डिफरेंट किस्म के इसके बैक्टीरियाज और इस तरह की चीजों को आइडेंटिफाई किया और बताया कि हमारा माइंडसेट, हमारा जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली उसको सेंस करके उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज और वो चीजें रिलीज करके उनको क्योर करता रहता है। सो यस, मेरा आपसे माइंड। पर्सनल सवाल है, ये तो जबरदस्त रहा एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। आपने सही कहा कि मेडिकल साइंसेस को वो मिसलीड कर सकता है, सो वी रिफ्रेन रादर देन कंफ्यूजिंग पीपल, वी टॉक व्हाट वी नो। जनाब जबरदस्त। एक मेरा आपसे सवाल, जो मेरा पर्सनल सवाल है, आपने जनाब यू वर वेरी सक्सेसफुल इन पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मास्टर्स किया, फिर पीएचडी करने बाहर गए, फिर मुझे याद है हार्वर्ड से जाकर आपने क्या नाम है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एलएससी से गालिबन आपने काफी वक्त वहां पे गुजारा, फिर आपने पीएचडी किया। क्या जरूरत, मैंने एक सवाल लिखा था, वन डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ, तो आपको क्या जरूरत थी यार ये खजल पालने की, लंदन जाके रहे, फिर जनाब यूएसए के चक्कर लग रहे हैं, फिर पीएचडी कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी गुड इनफ, आपको क्या जरूरत थी, ये क्या, क्यों ये चीज हुआ? देखिए, वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं इकबाल का शेर कैसा है, कि कुछ इस तरह से है कि सहरे अज़ल आकर जिब्रील ने मुझे कहा, अब मैं ये बहुत सारे डिबेटर इसको मेरे शेर को सही करने की कोशिश करेंगे, शेर मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन उसका मतलब ये है कि अगर आपको मंजिल भी घर मिले तो ये तो मंजिल न कर कबूल। तो ऑब्वियसली आपको करियर को एक्सेल करने के लिए यू हैव टू मूव ऑन, इट्स अ वेरी कंपेटिटिव मार्केट, सो until unless मैं तो ये समझता हूँ, genuinely I understand that PhD is the beginning of a new journey. PhD is the practice of how to conduct research. So now since I have learned how to conduct research, so now I think this is the time I have to conduct more research in order to contribute to my field. So मेरा तो ये ख्याल है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मंजिल अभी आगे और भी है, यहाँ रुकना नहीं। तो अभी और भी रिसर्चेस होंगी। वैसे हमारे मुल्क में रिसर्चेस का बड़ा फुकदान है, काफी शॉर्टफॉल है, लोग कम रिसर्चेस पढ़ते हैं। मैंने कई दफा देखा है, लोग अक्सर बहुत सारी चीजें तो शेयर करते हैं लेकिन रिसर्च के ऊपर कोई बात नहीं करता। आज फला ने फला कपड़े पहने थे, उसकी उससे मंगनी हो गई, देखो कितना अच्छा प्रपोज किया है, इस पे तो बहुत डिबेट होती है, लेकिन बाकी चीजों पे नहीं होती। खैर, आपके कंक्लूडिंग पॉइंट्स लेता हूं, फिर मैं जरा अपना आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहूंगा। कंक्लूडिंग पॉइंट, इट्स जस्ट इन वन सेंटेंस, until unless we should not expect others to change, definitely we have to change ourselves, and ये कोई it's not a kind of any कोई fiction की बात नहीं है, we can change our mindset, and if we can change our mindset we can change our life. बहुत आला। इससे सिंप्लीफाइड हो नहीं सकता, यूर राइट, कि बहुत सारी बातें करने से बेहतर है सादी जबान में बात की जाए। तो अगर आप अपना जहन चेंज कर सकते हैं तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, किसी और को चेंज करने की जरूरत पे ज्यादा फोकस ना करें। अक्सर जो हम परसुएट करना चाहते हैं कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वो ठीक करो, ये सेल्स की एक पिच भी है, गालिबन अक्सर लोग सेल्स भी बेचते हैं इस तरह। खैर जनाब, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो मैं इससे पहले बहस करना चाह रहा था या बताना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था, ये मेरी फीलिंग है कि अक्सर चीजों पर तो बहुत सारी डिबेट होती है, बहुत सारी बातों पे बहस भी होती है, लेकिन पढ़ने लिखने से ताल्लुक रखने वाली चीजों पे बात कम होती है। एक मैंने भी पोस्ट जब यही वाली शेयर की तो उसमें मैंने लिखा कि आज अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं अपने आने वाली चीजों को चेंज करने के लिए, यानी कि जो आपकी सिचुएशन अभी, जैसे मैंने क्लर्क बनना था, मैं क्लर्क बन गया हूं, लेकिन अगर मैंने इससे आगे मैनेजर बनना है तो उसके लिए कुछ मुझे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी क्वालिफिकेशन थी, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो तो वहां तक के लिए काफी था। जो मेरी पर्सनैलिटी है, घर में मेरा रवैया है, मेरे ऑफिस में जिस तरह मुझे लोग देखते हैं, मेरे माशरे में लोग मुझे जिस तरह देखते हैं, अगर मुझे उससे अपने आप को चेंज करना है तो कुछ खुद के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए ये एक हमारी छोटी सी काविश थी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव अ लवली रेस्ट ऑफ द डे। अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना पाकिस्तान से आजाद है। ऑल आई कैन से जनाब, मेरे पास फ्लैग रखा हुआ है, आई रियली वांट टू वेव इट टुडे कि जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू शुजात साहब, थैंक यू एवरीवन। Thank you very much. Let me say a few words for you, Irfan. Thank you very much. This is a wonderful platform, Oxbridge. I wish you all the best for all the future your these programs. And believe me that I'm really inspired from you and Shahab, जो के off the screen बैठे हुए Shahab, Shabir और आप लोग, and I'm missing one person. मैं अब स्क्रीन पे उसको बहुत गालियां नहीं देना चाहता, बट अरसलान लारिश तू मिल Thank you so much. Thank you for the kind words. अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। इरफान तैयब signing off till next week. Allah Hafiz. Thank you everyone.